हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। होपिंग दैट आप सब बहुत 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 बढ़िया है। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड फाइनली आई एम हियर विद द जीएसटी अमेंडमेंट्स लेक्चर। सो इस बारी मैंने ऑलरेडी पहले अनाउंस कर दिया था कि इनकम टैक्स में देयर आर एब्सोल्युटली नो अमेंडमेंट्स। सो इनकम टैक्स जो है आप बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ, उसी बुक्स के साथ, उसी मटेरियल के साथ पढ़ सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आपने क्लासेस पहले ले ली होंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल द स्टूडेंट्स who were basically not able to crack the May 2025 exams are now seeking for revisions, right? तो मैं बता दूं बेटा, इनकम टैक्स के अंदर देयर आर एब्सोल्युटली नो अमेंडमेंट्स। सो मई 2025 के लिए मैंने एक सीरीज लॉन्च करी थी, उन्नति बैच, एंड उस बैच में मैंने आपको इनकम टैक्स का हर एक चैप्टर रिवाइज करवाया था। तो मैम, क्या हम इनकम टैक्स के लिए वही सीरीज वापस से फॉर रिविजन रेफर कर सकते हैं? बिल्कुल आप रेफर कर सकते हैं। बात करें हम फॉर द जीएसटी, सो जीएसटी में देयर हैज बीन लेटली सम अमेंडमेंट्स, बट अमेंडमेंट्स कुछ मेजर नहीं है। एक आध चैप्टर है जहां पे अमेंडमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी दे आर ऑल अ रीडिंग बेस्ड अमेंडमेंट। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का लेक्चर है जहां पर मैं आपको सारे के सारे अमेंडमेंट्स इसी लेक्चर के अंदर इन द क्लास पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एंड देन मैम, जीएसटी रिवाइज करना है तो उन्नति को ही आप बेस बना सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन। एंड देन उस उन्नति लेक्चर्स के साथ आप ये 1 घंटे का अमेंडमेंट लेक्चर कर लेंगे तो यू विल बी ऑल डन एंड डस्टेड, बिकॉज मेजर अमेंडमेंट्स जो हैं वो एडिशन के फॉर्म में है, क्लैरिफिकेशन के फॉर्म में। इट्स नॉट समथिंग कि पहले कुछ और था अब कुछ और है, इस तरीके का कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक आध जगह पे कुछ एडिशन हुआ है, एक आध जगह पे कुछ डिलीशन हुआ है, उसकी जगह पे कुछ एडिशन हुआ है। तो हम वो इस 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, वॉट एवर इट इज, हम इसको कवर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा जीएसटी का अमेंडमेंट एरिया। ना अमेंडमेंट मैंने चैप्टर वाइज कवर करे हैं। अगर बात करें हम फर्स्ट चैप्टर की, जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर में किसी भी तरीके का कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो हमारे लिए जो चैप्टर है दैट इज द सप्लाई अंडर जीएसटी। सो हम सप्लाई चैप्टर से हमारे अमेंडमेंट्स को कवर करना चालू करते हैं। हमने सप्लाई चैप्टर में बेटा शेड्यूल 3 देखा था ना। शेड्यूल 3 was all about the activities, all about the area which is basically not a supply, right? तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा था? हमने देखा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो इट इज बेसिकली एनीथिंग दैट इज पेड इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इट इज नॉट अ सप्लाई। और इट इज द सर्विसेज ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, और इट इज द सर्विसेज ऑफ एमपीज और एमएलएज, और इट इज सर्विसेज रिलेटेड टू क्रेमेटोरियम, ब्यूरियल, mortuary, etc., etc. Or it is services, basically it is related to sale of land or building subject to para 5 schedule 2, वो of course हमने देखा था। एंड लास्टली एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो ये सारी चीजें जो थी वो सप्लाई नहीं मानी जाती हैं। अब इसी शेड्यूल 3 के अंदर, इसी शेड्यूल 3 के अंदर बेटा, we have insertion of 2 new paras, right? So para number 9 and para number 10 has been inserted in your syllabus. अब हम एक एक करके with the example in paras को कवर करते हैं। देखो, रीड करते हैं, रीड करके कुछ नहीं समझेगा, एग्जाम्पल देखेंगे, पहले रीड तो करते हैं, राइट? सो एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम by lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurers pays the CGST, SGST, UTGST, IGST on the entire amount of premium paid by insured. अब ये क्या कह रहा है? देखो, ये एक्टिविटी शेड्यूल 3 में ऐड की गई है। दैट मीन्स यहां पर कुछ तो भी रिलेटेड है कि वो सप्लाई नहीं है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हमारे मुकेश भाव का। मैम, मुकेश भाव, अरे मुकेश अंबानी जी भाई, ठीक है, बहुत बड़े आदमी है। ठीक है, मिस्टर मुकेश अंबानी जी, जिनका बहुत ही आलीशान, बहुत ही बेहतरीन बंगला है। ठीक है, बंगला क्या कहें उसे, तो टावर ही घोषित कर देना चाहिए, एंटीलिया, राइट? तो मान लो मुकेश साहब ने एंटीलिया, जो उनका बहुत ही ज्यादा पॉश एरिया में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एंटीलिया, जो उनका घर भी है, 27 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। अब भैया, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, इट्स अ स्काई स्क्रैपर, तो इंश्योरेंस निकालना तो बनता है।
मिस्टर मुकेश जी अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाने गए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास, ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, राइट। अब भैया घर इतना बड़ा है, ठीक है, तो इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा, ठीक है, इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा। मिस्टर मुकेश जी ने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत बड़े फिगर्स नहीं लेंगे भैया, हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, तो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स बनाते हैं। मान लो हमने इनका इंश्योरेंस निकलवाया है फॉर 1000 करोड़। मैम 1000 करोड़ छोटी मोटी बात होती है? अरे भाई मुकेश जी के लिए तो छोटी मोटी बात ही है, 1000 करोड़ रुपए का इन्होंने इंश्योरेंस लिया, ठीक है। अब इन्होंने इंश्योरेंस लिया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से, और मान के चलो इस 1000 करोड़ रुपए का जो इंश्योरेंस है, 20 करोड़ रुपीज इज द इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, 20 करोड़ रुपीज इज द इंश्योरेंस प्रीमियम। सो बेसिकली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मिस्टर मुकेश जी को सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके बदले में द प्रीमियम दैट इज चार्ज इज 20 करोड़ रुपीज, ठीक है, ऑफकोर्स प्लस जीएसटी। नाउ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को पता है कि भैया यहां पर जो रिस्क है बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उन्होंने मुकेश जी के सामने ही कह दिया कि दिस पॉलिसी आई विल बी को शेयरिंग दिस पॉलिसी विद द अनदर इंश्योरर। मिस्टर मुकेश जी ने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे 1000 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चाहिए, मुझे बता दो कि प्रीमियम कितना पे करना है ना। एक कंपनी इंश्योरेंस देती है या आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी का को इंश्योरेंस करवाते हैं किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने बता दिया कि देखो यार, हम एचडीएफसी को भी इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी में मर्ज कर रहे हैं एज एन हम इसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर को इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ठीक है, एचडीएफसी। सो बेसिकली यहां पर आईसीआईसीआई ने क्या करा, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा था, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा था, इस इंश्योरेंस पॉलिसी को शेयर करा है विद दी को इंश्योरर, राइट। तो यहां पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज कंसिडर्ड एज लीड इंश्योरर, ठीक है। मुकेश जी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, आप रिस्क शेयर कर रहे हो किसी के साथ, पॉलिसी को इंश्योर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस बता दो कि मुझे कितना प्रीमियम पे करना है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने बता दिया मुकेश जी को कि देखो भाई, आपको प्रीमियम पे करना है 20 करोड़ रुपए, ठीक है। अब यहां पर जो रिस्क शेयर की जा रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 60% रिस्क जो है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास है, और 40% रिस्क जो है उन्होंने शेयर करा है विच दी एचडीएफसी, राइट। सो मुकेश अंबानी जी नोज ओके माय इंटायर 100 करोड़ रुपीस क्या हो रहा है, मेरा पूरा 1000 करोड़ नॉट 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपीस जो है वो पूरा इंश्योर हो रहा है, एंड द पॉलिसी इज बेसिकली को इंश्योर्ड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड along with एचडीएफसी, ठीक है। नाउ द पॉइंट दैट कम्स इनटू पिक्चर इज मुकेश जी ने ये प्रीमियम का पैसा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को दे दिया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज गिविंग दी सर्विसेज फॉर विच मिस्टर मुकेश जी ने 20 करोड़ रुपए दे दिए along with जीएसटी, राइट। नाउ आईसीआईसीआई विल गो एंड पे दिस जीएसटी का अमाउंट टू whom? गवर्नमेंट, ठीक है, पे दिस जीएसटी का अमाउंट टू गवर्नमेंट। ना क्योंकि को इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपने रिस्क शेयर करा है विच द एचडीएफसी, राइट। 40% रिस्क जो है वो आपने ट्रांसफर कर दिया एचडीएफसी को, दैट मीन्स 1000 करोड़ रुपए में से 600 करोड़ का रिस्क इज बोर्न बाय आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एंड 400 करोड़ रुपए का जो रिस्क है दैट इज बोर्न बाय एचडीएफसी। सो इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड विल शेयर दी प्रीमियम एज वेल। ऑफ कोर्स भाई, अगर आप रिस्क शेयर कर रहे हो तो प्रीमियम भी तो शेयर करोगे। तो ये जो लीड इंश्योरर है ना, इन्होंने इनके हिस्से का जो प्रीमियम है वो यहाँ पर एचडीएफसी के साथ शेयर करा। अच्छा, वो प्रीमियम कितना आएगा, चलो देख लेते हैं। वो प्रीमियम आएगा 20 करोड़ है ना, 20 करोड़ का 40% दैट इज 8 करोड़ रुपीज, दैट इज 8 करोड़ रुपीस। तो क्या इस 8 करोड़ रुपए को जब आप ये अपोर्शन कर रहे हैं, 20 करोड़ रुपए जो आपने मुकेश जी से लिए, उस पे आपने जीएसटी गवर्नमेंट को अगर पे कर दिया, दिस इज अ कंडीशन, हाँ बेटा, दिस इज अ कंडीशन। अगर आईसीआईसीआई ने गवर्नमेंट को पूरा जीएसटी
20 करोड़ रुपए पे जो भी रेट से जीएसटी लगता है वो जीएसटी अगर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने दे दिया होगा, एंड देन यहां पर अगर आप अपोर्शन कर रहे हो, अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो द प्रीमियम विद द को इंश्योर इन द को इंश्योरेंस पॉलिसी विच एचडीएफसी, तो उस पर्टिकुलर अपोर्शनमेंट को हम सप्लाई नहीं मानेंगे, देयर वुड बी नो जीएसटी। देखो एग्जाम्पल को हमने देखा है, अब वापस से हम ये सारी बातें एक बार देख लेते हैं। चलो क्या बोल रहा है, एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय लीड इंश्योरर, लीड इंश्योरर कौन है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, टू दी को इंश्योरर, ना हमारा को इंश्योरर कौन है, एचडीएफसी, for the insurance services jointly supplied by lead insurer and the co-insurer to the insured. Insured कौन है, मिस्टर मुकेश साहब, in co-insurance agreement, now subject to the condition that the lead insurer, now यहां पर अगर आप apportionment करते हैं, अगर आप अपोर्शनमेंट कर रहे हैं, कौन अपोर्शन कर रहा है, लीड इंश्योरर कर रहा है, किसको, को इंश्योरर को कर रहा है, इन दी को इंश्योरेंस अग्रीमेंट, इस कंडीशन पे हम इसको सप्लाई तभी नहीं मानेंगे, जो अपोर्शन कर रहे हैं ना प्रीमियम आप, उसको हम सप्लाई तभी नहीं मानेंगे ऑन अ कंडीशन की लीड इंश्योरर ने उस प्रीमियम पर पूरा का पूरा जीएसटी क्या होगा, गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा, दैट इज लीड इंश्योरर्स पेज सीजीएसटी, एसडीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी ऑन द इंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर। पेड बाय द इंश्योर मतलब मुकेश जी ने जो 20 करोड़ रुपए अलॉन्ग विद जीएसटी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को दिया है फॉर द इंश्योरेंस सर्विसेज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने वो पूरा का पूरा जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को जाके पे कर दिया। तो बाद में जब लीड इंश्योरर यही इंश्योरेंस प्रीमियम को अपोर्शन करेगा विद द को इंश्योरर, तो इस अपोर्शनमेंट पे देयर वुड बी नो जीएसटी। जो ये 8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इस पर किसी भी तरीके का जीएसटी नहीं लगेगा। दिस एग्जाम्पल इज योर पैरा, राइट? सो वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज योर पैरा 10। पैरा 10 जो है वो भी देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। नाउ मैं आपको बता दूं कि जितने भी जीएसटी के अमेंडमेंट्स आए हैं ना, उसमें से ये पैरा 9 और पैरा 10 वाला एरिया है ना, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब हम फटाफट कर लेंगे, कहीं पे कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। नाउ सर्विसेज बाय इंश्योरर to the reinsurer for which ceding commission or reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by insurer to the reinsurer subject to the condition। मैम नहीं समझ रहा है, पढ़ लेते हैं बेटा, फिर भी एक फॉर्मेलिटी तो कर लेते हैं। paid by the insurer to the reinsurer subject to the condition that CGST, SGST, UTGST, IGST is paid by the insurer on the gross insurance premium payable by the insurer to the reinsurer inclusive of the ceding commission or the reinsurance commission। आ जाओ, मुझे पता है बहुत दिक्कत आ रही है मैम, समझ में कुछ समझ नहीं आया है, दिक्कत की तो बात ही नहीं है। ओके चलो वापस से मुकेश अंबानी जी को पिक्चर में लाते हैं। मिस्टर मुकेश साहब, ठीक है, बड़े आदमी है, इज्जत के साथ पुकारने का। चलो मिस्टर मुकेश साहब जो है, अगेन एंटीलिया, ठीक है, इसका इन्होंने इंश्योरेंस करवाया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 करोड़, ठीक है। मान लो यहां पर इन्होंने इंश्योरेंस करवाया है विद एक्स इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, एक एक्स इंश्योरेंस कंपनी है जिसको इन्होंने अपना एंटीलिया का इंश्योरेंस निकलवाया है 1000 करोड़ रुपए का, इंश्योरेंस निकलवाया है 1000 करोड़ रुपए का। और मुकेश जी ने एक्स इंश्योरेंस कंपनी से बोल दिया भैया ठीक है, ये 1000 करोड़ रुपीस का जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इसका मुझे प्रीमियम कितना पे करना है। तो एक्स इंश्योरेंस कंपनी ने बोला देखो यार प्रीमियम आपका लगेगा 20 करोड़ रुपए, 1 सेकेंड, yes, right, 20 crore rupees along with GST, right, along with GST, ठीक है। insurance policy is basically a supply of service for which we are charging premium from Mr. मुकेश जो कि एक insured है, ठीक है, मिस्टर मुकेश हमारे insured है, ठीक है, he is insured and X insurance company is insurer, ठीक है। तो ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन हो गया। ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है मिस्टर मुकेश और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, मान लो ये हमारा ट्रांजैक्शन 1 है,
ठीक है, दिस इज माई ट्रांजैक्शन 1. नाउ एक्स इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है अरे यार ये तो बहुत बड़ा पॉलिसी है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा पॉलिसी है, क्यों ना इस पॉलिसी को मैं री इंश्योर करवा दूं. नाउ री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस में बेटा क्या फर्क होता है. जो इंश्योर्ड होता है ना, को इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस अग्रीमेंट होता है जहां पे इंश्योर्ड को पता होता है कि लीड इंश्योरर उस इंश्योरेंस पॉलिसी का कुछ तो भी रिस्क आगे किसी के साथ शेयर करने वाला है, दैट इज को इंश्योरर के साथ शेयर करने वाला है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट री इंश्योरेंस इज अ पॉलिसी जहां पर हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हो रहा है एक्स इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसके और मिस्टर मुकेश के बीच की बात है, ठीक है. तो यहां पर ट्रांजैक्शन 1 खत्म हो गया, इसके आगे जो भी हो रहा है मिस्टर मुकेश को उसका कोई भी अंदाजा नहीं है. एक्स इंश्योरेंस कंपनी को अब लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, तो क्यों ना मैं अपने रिस्क को कवर करने के लिए इस पॉलिसी को री इंश्योर करवा दूं. दैट मीन्स को इंश्योरेंस में मिस्टर मुकेश इज नोइंग कि हाँ आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इज द लीड इंश्योरर एंड द पॉलिसी इज को इंश्योर्ड विद दी एचडीएफसी जो कि मेरा को इंश्योरर होने वाला है, ठीक है. तो मिस्टर मुकेश जी को ये सारी सिचुएशन पता होती है. इन द री इंश्योरेंस केस द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस बिटवीन मिस्टर मुकेश एंड एक्स इंश्योरेंस कंपनी जो कि ट्रांजैक्शन 1 है, वहां पे उनकी स्टोरी खत्म हो गई. इसके आगे एक्स इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस करवाएगा नहीं करवाएगा उसका कोई अंदाजा मिस्टर मुकेश जी को नहीं है, ठीक है. तो री इंश्योरेंस इन्होंने करवा दिया. मान लो वाई इंश्योरेंस कंपनी के पास, ठीक है, वाई इंश्योरेंस कंपनी के पास मान लो 100% इन्होंने रिस्क कवर करा है. तो 100% रिस्क कवर करा है म्हणजे यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस इन्होंने एक्स इंश्योरेंस कंपनी ने वाई इंश्योरेंस कंपनी से 1000 करोड़ रुपए का क्या निकाला है, इंश्योरेंस निकाला है. तो यहां पर जो प्रीमियम है, यहां पर जो प्रीमियम है, अगेन इन्होंने मिस्टर मुकेश जी से जो प्रीमियम लिया विद जीएसटी के साथ, सेम ट्रांजैक्शन, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, खुद को पूरा सिक्योर करा है. इन्होंने बिजनेस ले लिया मिस्टर मुकेश जी से, अब ये आगे बिजनेस वाई इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं. तो इन्होंने कहा देखो भैया 20 करोड़ रुपए तो मैं तुम्हें दूंगा एज द प्रीमियम, ठीक है. दिस 20 करोड़ रुपीज इज अ प्रीमियम जो इन्होंने मिस्टर मुकेश से कलेक्ट किया होगा, एज इट इज इन्होंने वाई इंश्योरेंस कंपनी को आगे पास ऑन कर दिया. बट एक्स इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि देखो भाई मैं तुम्हें धंधा दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू द बिजनेस, I would be charging certain amount of commission for that business which I am giving you in the form of reinsurance. सही भी बात है भाई, बिल्कुल सही बात है. तो यहां पर इन्होंने एक्स इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा, ये 20 करोड़ रुपए, क्या बोला, ये 20 करोड़ रुपए वाई इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए. नाउ द पॉइंट इज समझना, ये जो हो रहा है री इंश्योरेंस वाला केस हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन 2 हो रहा है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन 2 हो रहा है. ट्रांजैक्शन 1 में मिस्टर मुकेश जी से एक्स इंश्योरेंस के पास 20 करोड़ रुपए प्लस जीएसटी आए, तो एक्स इंश्योरेंस कंपनी ने ये जीएसटी पे कर दिया किसको, गवर्नमेंट को. इन्होंने एज इट इज यही बिजनेस वाई इंश्योरेंस कंपनी को दिया, मतलब पॉलिसी का री इंश्योरेंस निकाला, अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करा. तो यहां पर इन्होंने कहा देखो भैया हम आपको बिजनेस दे रहे हैं तो हम आपको कमीशन तो चार्ज करेंगे, विच इज कॉल्ड एज सीडिंग कमीशन बेटा, विच इज कॉल्ड एज सीडिंग कमीशन, ठीक है. इन्होंने कहा ठीक है हम कमीशन चार्ज करेंगे, और हम कमीशन चार्ज करेंगे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपीज, 2 करोड़ रुपए का हम कमीशन चार्ज करेंगे. वाई इंश्योरेंस कंपनी हम आपको इतना बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर. नाउ द पॉइंट इज वाई इंश्योरेंस कंपनी के पास ये 20 करोड़ रुपए आ रहे हैं जीएसटी के साथ. तो वाई इंश्योरेंस कंपनी इस ट्रांजैक्शन 2 का जो 20 करोड़ रुपए मिला, इस ट्रांजैक्शन 2 का जो 20 करोड़ रुपए मिला, उस 20 करोड़ रुपए पे जो जीएसटी था वाई इंश्योरेंस कंपनी ने जाके गवर्नमेंट को पे कर देना, ठीक है. डू नॉट गेट कंफ्यूज. ट्रांजैक्शन 1 जो था वो सिर्फ मिस्टर मुकेश और एक्स इंश्योरेंस कंपनी के बीच में था, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है. एक्स इंश्योरेंस कंपनी ने वाई इंश्योरेंस कंपनी के साथ री इंश्योरेंस निकाला, एंड एक्स इंश्योरेंस कंपनी वाई इंश्योरेंस कंपनी से सीडिंग कमीशन चार्ज कर रहा है.
तो अब यहाँ पर ये जो प्रीमियम है 20 करोड़ रुपए, इस पे जीएसटी वाई इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को अगर पे कर देती है, अगेन दिस इज द कंडीशन, जैसे पैरा 9 में कंडीशन थी वैसे ही पैरा 10 में कंडीशन है। और कंडीशन ये है कि जो आपका वाई इंश्योरेंस कंपनी है जिससे आप री इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उसने टोटल प्रीमियम पे जाके क्या जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देना है। तो अब ध्यान से सुनना, वापस से इसको रीड करते हैं, वापस से इसको रीड करते हैं, क्या बोल रहा है देखो, सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर। क्या इंश्योरर ने री इंश्योरर को सर्विसेज दी? हाँ, एक्स इंश्योरेंस कंपनी ने वाई इंश्योरेंस कंपनी को दी, फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो 20 करोड़ रुपए थे, ये 20 करोड़ रुपए थे, ये प्रीमियम एक्स इंश्योरेंस कंपनी वाई इंश्योरेंस कंपनी को देगी, राइट। और ये जो 2 करोड़ रुपए है, ये जो 2 करोड़ रुपए है, ये 2 करोड़ रुपए वाई इंश्योरेंस कंपनी से एक्स को लेने, देखो एक्स को देने हैं वाई को कितने, 20 करोड़ रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के, और वाई को एक्स को देने हैं 2 करोड़ रुपए फॉर दी कमीशन। तो क्यों ना ये जो 20 करोड़ रुपए है, ये जो 20 करोड़ रुपए है, इस पूरे 20 करोड़ रुपए पे जीएसटी जो है वाई इंश्योरेंस कंपनी ने अगर गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो आप डायरेक्टली 2 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी का डिडक्ट करके बचे हुए 18 करोड़ रुपए जो है एक्स इंश्योरेंस कंपनी किसको दे देगी, वाई को। वो बोला जा रहा है, दैट मीन्स जीएसटी की बात इस पर आ रही है। जब एक बार 20 करोड़ रुपए पे वाई इंश्योरेंस कंपनी ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया, तो अब ये 2 करोड़ रुपए का जो कमीशन है जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर री इंश्योरर से कमा रहा है, एक्स इंश्योरेंस कंपनी वाई इंश्योरेंस कंपनी से कमा रही है, क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? तो हमने कहा नो, ऑन द कंडीशन पूरे 20 करोड़ रुपए का जीएसटी वाई इंश्योरेंस कंपनी दैट इज री इंश्योरर ने पे कर दिया होना चाहिए। दैट्स द ओनली कंडीशन। तो क्या बोला, सीडिंग कमीशन चार्ज कर रहा है कौन, इंश्योरर, किससे, री इंश्योरर से। तो इंश्योरर कौन है, एक्स इंश्योरेंस कंपनी, जो री इंश्योरर से 2 करोड़ रुपए का सीडिंग कमीशन चार्ज कर रहा है। एंड ये सीडिंग कमीशन अब री इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था भाई, 100% पॉलिसी री इंश्योर करवाई, राइट। तो एक्स इंश्योरेंस कंपनी ने एज इट इज 20 करोड़ रुपए का प्रीमियम पूरा वाई इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करा। तो इन्होंने बोला कि ये सीडिंग कमीशन आप डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये डिडक्ट कर सकते हो, दैट इज 2 करोड़ रुपीज, ये आप डिडक्ट कर सकते हो फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर। तो री इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था, 20 करोड़ रुपए, ठीक है। जो इंश्योरर दैट इज एक्स इंश्योरेंस कंपनी किसको पे कर रही है, री इंश्योरर को, जो कि वाई है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन की सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी इज पेड बाय द री इंश्योरर ऑन द ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम। री इंश्योरर वाई इंश्योरेंस कंपनी, उसने ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम 20 करोड़ रुपए, ठीक है, उसका जीएसटी उसने पे कर दिया है, ठीक है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ द सीडिंग कमीशन और द री इंश्योरेंस कमीशन। म्हणजे कि इस पूरे 20 करोड़ रुपए पे, ठीक है, पूरे 20 करोड़ रुपए का जीएसटी अगर वाई इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगा, तो फिर नेट अमाउंट एक्स इंश्योरेंस कंपनी नेट ऑफ सीडिंग कमीशन 18 करोड़ रुपए जो है वो एक्स इंश्योरेंस कंपनी वाई इंश्योरेंस कंपनी को दे देगी, और इस 2 करोड़ रुपए पे अलग से वापस जीएसटी नहीं लगेगा, ओनली व्हेन वाई इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे 20 करोड़ रुपए पे क्या कर दिया है, जीएसटी पे कर दिया। नाउ दिस इज द ओनली टेक्निकल पार्ट। हाँ, ये 2 पैरा ही आपके जीएसटी में टेक्निकल पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम आप देखेंगे। तो पैरा 9 क्या कह रहा है और पैरा 10 दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं वापस से बता देती हूँ। पैरा 9 में क्या हो रहा है, मुकेश जी ने अपनी बिल्डिंग का री इंश्योरेंस करवाया, वो री इंश्योरेंस करवाने के लिए आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के पास गए। अब आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने कहा अरे भाई रिस्क बहुत बड़ा है, तो मैं को इंश्योरेंस अग्रीमेंट करवाऊंगा, ठीक है, दैट मींस आई विल शेयर माय रिस्क विद दी एचडीएफसी, ठीक है। तो मुकेश जी को ये चीज पता थी, बोले कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस इतना बता दो मुझे प्रीमियम कितना पे करना है। तो लीड इंश्योरर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड था, उसने बोल दिया कि भैया आप हमें 20 करोड़ रुपए जीएसटी के साथ पे कर दो। तो मुकेश जी ने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 20 करोड़ रुपए पे लीड इंश्योरर जो कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड था, उसने पूरा जीएसटी गवर्नमेंट को जाके अगर पे कर दिया, तो बाद में जब वो अपना रिस्क शेयर कर रहा है को इंश्योरर के साथ, तो उस
पे उसको रिस्क शेयर कर रहा है तो प्रीमियम भी शेयर करना पड़ेगा। तो ये जो प्रीमियम का अपोर्शनमेंट होगा, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, ऑन द कंडीशन की पूरे 20 करोड़ रुपए पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने क्या कर दिया होगा? जीएसटी पे कर दिया होगा। सो दैट इज व्हाट इज पैरा 9। पैरा 10, हाउ पैरा 10 इज डिफरेंट। पैरा 10 में क्या हो रहा है? मुकेश जी अगेन अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा रहे हैं एक्स इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ट्रांजैक्शन मिस्टर मुकेश और एक्स इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हो रहा है। मिस्टर मुकेश को कोई आइडिया नहीं है कि ये एक्स इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस करवाने वाली है, ठीक है। मिस्टर मुकेश जी ने अपनी बिल्डिंग का 1000 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया एक्स इंश्योरेंस कंपनी के साथ। मिस्टर मुकेश जी ने उनको 20 करोड़ रुपए विद जीएसटी पे कर दिया होगा, जो कि ऑफकोर्स एक्स इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया है? गवर्नमेंट को पे कर दिया है, राइट ना। ये ट्रांजैक्शन पूरा अलग है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब एक्स इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा 1000 करोड़ रुपीस का इंश्योरेंस वाई इंश्योरेंस कंपनी के साथ करवा दिया। भैया री इंश्योरेंस करवा दिया, डर लग रहा था, रिस्क बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे एक्स इंश्योरेंस कंपनी बोले कि देखो भैया, हम तुम्हें पूरा का पूरा पॉलिसी री इंश्योरेंस पर दे रहे हैं, तो हम कमीशन तो चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर एक्स इंश्योरेंस कंपनी जो है वाई इंश्योरेंस कंपनी को पूरा का पूरा प्रीमियम 20 करोड़ रुपए जो उन्होंने क्या करा है, जो उन्होंने कलेक्ट करा है, किससे? जो उन्होंने कलेक्ट करा है फ्रॉम मिस्टर मुकेश, एज इट इज वो वाई इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे, ठीक है। वाई इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे। अब एज इट इज जब वो वाई इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, द कंडीशन इज कि ये जो एक्स वाई से कमीशन चार्ज करेंगे, तो एक्स वाई को नेट ऑफ कमीशन पैसा पे करे, ऑन द कंडीशन कि वाई इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे के पूरे 20 करोड़ रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट को जाकर पे कर दिया होगा। Are you understanding this particular fact, right? So this is the case. So I think we should not get confused with this particular point here. Transaction 1 is altogether different, ठीक है, एंड ट्रांजैक्शन 2 जो है वो री इंश्योरेंस वाला है, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शन 1 इज ऑल टुगेदर सेपरेट, जहां पे मिस्टर मुकेश को वाई इंश्योरेंस कंपनी के होने का कोई आइडिया नहीं है, दैट इज री इंश्योरेंस, राइट। चलो, ये हमारा बेसिकली पैरा 9 और पैरा 10 कंप्लीट हो गया है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं विद द क्लैरिफिकेशन दैट हैज बीन एडेड। एक क्लैरिफिकेशन ऐड की गई है, एंड द क्लैरिफिकेशन इज taxability of penal charges by bank. Now penal charges क्या होते हैं? देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया that no GST is required to be paid on the penal charges imposed by banks and NBFC for non-compliance with important loan terms by the borrower. क्या बोला? Important loan terms by the borrower. अब देखो समझना, जब भी एक बोरोवर बैंक के या किसी एनबीएफसी से लोन ले रहा है एंड लोन की जो कंडीशंस है उन्होंने पूरी नहीं करी, पहले तो ध्यान से सुनना, अगर हमने किसी भी तरीके की डिपॉजिट्स पे या एडवांसेस दिए हैं या लोन्स दिए हैं जिसका कंसिडरेशन इज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, वी ऑलरेडी नो दैट दिस इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट, राइट, एक्सेप्ट ऑफकोर्स क्रेडिट कार्ड वाले जो ट्रांजैक्शन थे वो एग्जेम्प्ट नहीं है। उसके अलावा अगर आपने डिपॉजिट्स पे, एडवांसेस पे, लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कराया, दैट इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। नाउ द पॉइंट इज, अगर बोरोवर ने बैंक की, एनबीएफसी की लोन की कंडीशंस को पूरा नहीं करा, तो बैंक जो है पीनल इंटरेस्ट कलेक्ट करता है। पीनल इंटरेस्ट कह लो, जिसको बाद में क्लैरिफाई करके ये भी कहा गया कि भैया ये इंटरेस्ट की कैटेगरी में मत लाओ, ये तो पीनल चार्जेस होते हैं, ठीक है। दीज आर द पीनल चार्जेस। चलो ठीक है, पीनल चार्जेस हैं, तो क्या ये पीनल चार्जेस पर जीएसटी लगना चाहिए? तो अब पीनल चार्जेस को समझने के लिए याद करो हमारा शेड्यूल 2 का पैरा, जहां पे हमने टॉलरेंस चार्जेस की बात करी थी, ठीक है। किसकी बात करी थी? टॉलरेंस चार्जेस की, ठीक है। अगर आपने टॉलरेंस चार्जेस बेसिकली लिए हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। वो एसओएस माना जाता है जब वहां पर आपका एक्सप्रेस अग्रीमेंट हो फॉर द सेम, एक्सप्रेस अग्रीमेंट हो फॉर द सेम। तो अब जब बोरोवर बैंक की, एनबीएफसी की लोन की कंडीशंस पूरी नहीं कर रहा है और बैंक बोरोवर से पीनल चार्जेस कलेक्ट कर रहा है, तो क्या वो टॉलरेंस चार्जेस की कैटेगरी में आएंगे जहां पर उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ये मानते हुए कि भैया एक्सप्रेस अग्रीमेंट था? तो यहां पर क्लैरिफाई करके हमें ये बताया जा रहा है कि देखो,
यहां पर जीएसटी नहीं लगेगा ऑन द पीनल चार्जेस जो बैंक्स या एनबीएफसी बोरोवर से ले रहे हैं फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ इंपॉर्टेंट लोन टर्म्स बाय द बोरोवर। मैम क्यों नहीं लगेगा, ये तो टॉलरेंस चार्जेस हो गए। ऑन द पॉइंट क्लैरिफिकेशन में ये बताया गया कि हम मानेंगे कि ये एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं था। टॉलरेंस चार्जेस को सप्लाई ऑफ सर्विस तभी माना जाता है व्हेन देयर इज एक्सप्रेस अग्रीमेंट फॉर द सेम। तो क्लैरिफाई करके बोला गया कि पीनल चार्जेस जो है वो टॉलरेंस चार्जेस की कैटेगरी में नहीं आएंगे बिकॉज देयर इज नो एक्सप्रेस अग्रीमेंट फॉर दिस। देयर इज नो एक्सप्रेस अग्रीमेंट फॉर दिस। दैट्स द ओनली पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि पीनल चार्जेस जो बैंक बोरोवर से कलेक्ट करते हैं फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द लोन कंडीशंस, लोन टर्म्स, तो वो जो पर्टिकुलर पीनल चार्जेस है वो टॉलरेंस चार्जेस की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। रीजन बीइंग यहां पर एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं है, हम ऐसा क्लैरिफाई करते हैं, right? So this was all about your supply chapter. Now the next topic is charge of GST. चार्ज ऑफ जीएसटी। ना चार्ज ऑफ जीएसटी में हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो सर्विस से रिलेटेड है एंड दैट इज रिलेटेड टू योर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बात करते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की। देखो पहले क्या होता था, किसी भी पर्सन ने एनी पर्सन, ठीक है, दैट इज सप्लायर ऑफ सर्विस। कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है, एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, ठीक है, सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो सप्लायर जो है वो कोई भी पर्सन अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा था किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी पार्टनरशिप फर्म को, तो दैट बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म वाज पेइंग द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये तो हमने पढ़ा था। अब मैम अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है कि इन्होंने बोला देखो भैया, अगर सप्लायर ऑफ सर्विस एनी पर्सन है, एनी पर्सन बट नॉट बीइंग बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन नॉट बीइंग बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, इसका क्या इंपैक्ट आया देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर बात करें बिफोर अमेंडमेंट की, ठीक है, बिफोर अमेंडमेंट की, ठीक है, सो बिफोर और आफ्टर कर लेते हैं, चलो अमेंडमेंट वगैरह क्या लिखने की जरूरत है। बिफोर पहले ऐसा होता था, मान लो XYZ, ठीक है, लिमिटेड ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी मान लो ABC लिमिटेड को, ठीक है, तो उस केस में ABC लिमिटेड वाज पेइंग द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब अगर XYZ लिमिटेड, ठीक है, XYZ लिमिटेड, ठीक है, दैट इज आफ्टर अमेंडमेंट, XYZ लिमिटेड सर्विसेज दे रही है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रही है ABC लिमिटेड को, तो अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा बिकॉज द सप्लायर ऑफ सर्विस हु इज सप्लाइंग द स्पॉन्सरशिप सर्विस शुड बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए बट रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म, देन रेसिपिएंट बीइंग बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो इस केस में आपका RCM नहीं लगेगा, यहां पर XYZ लिमिटेड ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगी। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं आफ्टर का फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल वुड बी, मान लो मिस्टर ए स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे हैं मान लो XYZ लिमिटेड को, तो अब यहां पर RCM लग जाएगा क्या? द आंसर इज यस। द ओनली पॉइंट इज कि सर्विसेज जो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज है can be given by any person other than body corporate to any body corporate or partnership firm located in taxable territory of course.
सो चेंज ये आया कि अब एनी पर्सन कोई भी हो सकता है बट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, और रेसिपेंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म विल पे दी टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. दिस वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ योर चार्ज ऑफ जीएसटी. द सेकंड इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. नाउ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के अलावा बात करें, दैट मीन्स मैम आर वी टॉकिंग अबाउट कमर्शियल प्रॉपर्टी? ठीक है, आर वी टॉकिंग अबाउट कमर्शियल प्रॉपर्टी? जी हाँ. तो अब देखो इन्होंने इसमें क्या चेंज लाया है. क्या होता था जब भी हम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, जब हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बेटा बात करते हैं तो ध्यान से सुनना. कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में अगर सप्लायर ऑफ सर्विस, क्या बोला मैंने, सप्लायर ऑफ सर्विस रजिस्टर्ड है, राइट, and recipient of service, supplier of service and recipient of service. अगर बेटा सप्लायर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो रेसिपिएंट अगर आपका रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है, इस केस में आरसीएम नहीं लगता है, बिकॉज रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस हु इज सप्लाइंग द सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड पर्सन पेज द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. रजिस्टर्ड पर्सन ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करता है. अब अमेंडमेंट किस बारे में देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी बाय एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन. अब देखो बात सुनना, अब अगर सप्लायर ऑफ सर्विस अनरजिस्टर्ड है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे रहा है एंड द बंदा इज रजिस्टर्ड, दिस वॉज द अमेंडमेंट अर्लियर. तो हमने ये क्लैरिफाई किया था कि भैया देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देने की सर्विसेज देता है तो रजिस्टर्ड पर्सन विल पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. नाउ द अमेंडमेंट इज, यहां पर ये रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर, अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर. दैट मीन्स अमेंडमेंट ये आया कि अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज दे रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन, अब रजिस्टर्ड भी कौन सा, हमारा कॉम्पोजिशन डीलर में, अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा. मैम व्हाट इफ अगर कॉम्पोजिशन डीलर है तो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा. अब ध्यान से सुनना, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है भैया, तो यहां पर तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी ना, नो जीएसटी. क्यों ही बात करें मैम, व्हाट इफ this person who is registered is a composition dealer. तो अभी आपने बोला कि यहां पर आरसीएम नहीं लगेगा. ऑफ कोर्स नहीं लग सकता, ठीक है, आरसीएम वही लगेगा जहां पे रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर. तो यहां पर जो रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन डीलर अगर हुआ, रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन डीलर हुआ तो आरसीएम नहीं लगता. मैम तो एफसीएम लगेगा क्या? लॉजिकली सोचो, एफसीएम लग सकता है क्या? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, कॉम्पोजिशन डीलर तो अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे स्पेसिफिक परसेंटेज से टैक्स पे कर रहा है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी नहीं लग सकता. इसलिए ये लिखकर मैं आपको बता रही हूं कि कॉम्पोजिशन डीलर वाला होगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात ही नहीं होगी, टैक्स की बात ही नहीं होगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट? सो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, चार्ज वाले दोनों ही इंपॉर्टेंट है. क्या बोल रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने दिया है टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, नाउ दैट रजिस्टर्ड पर्सन शुड बी अदर देन अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर
कॉम्पोजिशन लेवी बाय एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में any person giving sponsorship services to a body corporate or partnership firm. Now supplier being any person, should be any person but not the body corporate. अच्छा, renting of immovable property other than residential dwelling में commercial property जो है रजिस्टर्ड बंदा दे रहा है, तो रेसिपेंट रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं आएगी। अच्छा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तभी लगेगा जब रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर है। राइट चलो, एक और क्लैरिफिकेशन हमने यहां पर देखा है एंड दैट इज अबाउट द वेरी बेसिक रीडिंग क्लैरिफिकेशन। Delhi Development Authority cannot be treated as local authority under GST law as DDA does not meet the requirement of local authority under section 2 clause 69 of CGST Act। तो 2 clause 69 of the CGST Act exemption chapter में हमने यहाँ पर local authority का definition पढ़ा था, तो ये clarify करके बोला गया कि देखो भैया जो Delhi Development Authority है वो local authority की definition को पूरा नहीं करती है, तो कहीं भी आप Delhi Development Authority को local authority की सम्मान इज्जत नहीं देंगे। Delhi Development Authority लोकल अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी। ये छोटा सा क्लैरिफिकेशन यहां पर आया है। नेक्स्ट इज, अब कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, रिकवरी और पेनल्टी से रिलेटेड है। यहां पर अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है, देखो उसके पास रीजंस है ये बिलीव करने के लिए कि जो टैक्सेबल बंदा है ना बेटा, हमारा टैक्सेबल पर्सन जो है उसने टैक्स पे करा है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 10 subsection 1 10(1) and 10(2)(a) despite not being eligible shall be liable to pay। भैया आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, फिर भी आप 10(1) में या 10(2)(a) में you are paying tax, basically you are not liable for being a composition dealer, still you are paying tax as per the composition dealer, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी और आपसे रिकवरी के प्रोसीडिंग्स, ठीक है, जो भी प्रोविजंस है सेक्शन 73, 74 और अमेंडमेंट लाया गया 74A का, शैल मुतटिस मुतंडिस अप्लाई फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। मतलब ये रिकवरी प्रोविजंस हैं, दैट इज सेक्शन 73, 74 और 74A, सिर्फ ये अमेंडमेंट है ना। ये जो सेक्शंस है आपके इंटर लेवल पर एप्लीकेबल नहीं है, तो ये अमेंडमेंट कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, आप रीड करके इसको छोड़ सकते हैं, नॉट अ बिग इश्यू, राइट। सो रिकवरी एंड पेनल्टी जो है बेसिकली सेक्शन 73, 74, 74A से रिलेटेड प्रोविजंस आप फाइनल लेवल पर करेंगे, तो अभी आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट चैप्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई, ये एक अच्छी अमेंडमेंट है बेटा, इसको आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अमेंडमेंट बताने के लिए मैं आपको इनवॉइस चैप्टर से जो आपका रूल था 46, ठीक है, जो इनवॉइस कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ठीक है, इनवॉइस बनाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना होना चाहिए, वो सारी चीजों के ऊपर हमने बात करी थी, ठीक है ना। अगर आप इनवॉइस बना रहे हैं एंड रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड रेसिपेंट की मेजर डिटेल्स आप लेकर लिखते हैं, बट अगर रेसिपेंट जो है वो अनरजिस्टर्ड था, ठीक है, अगर वो अनरजिस्टर्ड था, तो याद करो अगर आपका वैल्यू जो था सप्लाई का, वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 और मोर होता था, तो हम रेसिपेंट को बोलते थे भैया आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका बिलिंग एड्रेस, आपका स्टेट कोड, ये सारी डिटेल्स आप इनवॉइस में मेंशन करते थे। किसका? अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट। रूल 46, ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ इनवॉइस में हमने देखा था, अगर रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 या उससे ज्यादा है, तो रेसिपेंट का आप नाम लोगे, उसका एड्रेस लोगे, उसका बिलिंग एड्रेस लोगे, उसका स्टेट कोड लोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लेते थे। बट अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज बेसिकली लेस देन 50,000, तो फिर अगर रेसिपेंट चाहे तो वो ये सारी डिटेल्स इनवॉइस में मेंशन करवा सकता था, ऐसा हमने पढ़ा है। इसको लेकर के एक क्लैरिफिकेशन आया, और क्लैरिफिकेशन देखो क्या बोल रहा है, clarification regarding place of supply of online services supplied by supplier of service to unregistered recipient। ऑनलाइन सर्विसेज जो आपको दी जा रही है, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज कौन दे रहा है? सप्लायर ऑफ सर्विसेज दे रहा है ऑनलाइन सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट को। तो क्लैरिफाई ये किया गया कि सेक्शन 12(2)(b ऑफ आईजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 31(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड प्रोविजो टू रूल 46F, ठीक है, प्रोविजो टू रूल 46F, इसको एक साथ जब आप पढ़ते हो तो पता ये चलता है कि सप्लाईज अगर आप कर रहे हो किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को,
ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया जब आप सप्लाई, देखो सेक्शन 31 इनवॉइस के रिगार्डिंग है, सेक्शन 46 अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट की डिटेल हमें डाल, रूल 46 इज बेसिकली नॉट सेक्शन 46, रूल 46 इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ योर इनवॉइसेस, जहां पे क्लैरिफाई भी किया गया है ये अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट जहां पे 50,000 या उससे ज्यादा है तो रेसिपिएंट की डिटेल्स लोगे, लेस देन 50,000 है तो रेसिपिएंट चाहे तो इनवॉइस में डलवा सकता है। तो अब सबको एक साथ पढ़ के ये समझ में आता है कि जब भी सप्लायर ऑफ सर्विस जो कि ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, अच्छा कौन सी ऑनलाइन सर्विसेज, कोई भी ऑनलाइन या डिजिटल सर्विसेज दे रहा है, कोई भी OIDAR सर्विस, जैसे कि मैं हर बार एग्जांपल आपको बताती हूँ, नेटफ्लिक्स, ठीक है भाई, आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है भैया, मूवी वूवी देखने का शौक है, सीरीज वीरीज आती रहती हैं, देखते रहते हैं, तो यहां पर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, मैम वही महीने भर का, जी हाँ, तो आप तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, राइट। तो यहां पर अगर आपने OIDR सर्विसेज दी है या ऑनलाइन मनी गेमिंग, रमी सर्कल वगैरह, ऐसे कोई ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज की सर्विसेज आपको दे रहा है एंड यू आर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, so the point comes into picture is, अब ये सप्लायर ऑफ सर्विस जब अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, कौन सी वाली, ऑनलाइन या डिजिटल सर्विसेज, OIDAR सर्विसेज और ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज, तो ये सप्लायर जो है इनवॉइस इशू करेगा। अच्छा अब इस इनवॉइस में इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, अब हम वैल्यू को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देंगे, पहले हम इज्जत दे रहे थे ना, नॉर्मली हम इज्जत देंगे, बट इन 3 केसेस में जब ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है सप्लायर, ऑनलाइन सर्विसेज के केस में मैंडेटरी कर दिया कि जब भी सप्लायर ऑफ सर्विस अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ भी हो, 50,000 से ज्यादा हो, 50,000 से कम हो, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का जो स्टेट है, दैट मींस उसकी जो स्टेट डिटेल्स हैं वो कहां से बिलोंग करता है, स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट इनवॉइस में इशू करना मैंडेटरी है, ये अमेंडमेंट है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई of online services supplied by supplier of service to unregistered recipient, अगर सप्लाई हो रही है किसी अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, the suppliers are mandatorily required to record the name of state of recipient on the tax invoice irrespective of the value of supply। पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर ध्यान देते थे, देखो अभी भी देंगे, बट इन ऑनलाइन सर्विसेज के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से ज्यादा हो, 50,000 से कम हो, हम जब एज ए सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो हम अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का स्टेट मेंशन करेंगे इनवॉइस में, राइट। एंड टू डिक्लेयर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सेट सर्विस एज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, एंड नाउ जब हमने इनवॉइस में स्टेट डिक्लेयर कर दिया है अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इट वुड बी द लोकेशन ऑफ द अनरजिस्टर्ड recipient based on the name of state of the recipient in the details of outward supply in form GSTR 1 और 1A। That means place of supply determine करने के लिए जब भी ऐसी ऑनलाइन या डिजिटल सर्विसेज, OIDR सर्विसेज, ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विसेज सप्लायर दे रहा है अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, वो इनवॉइस इशू करेगा, मैंडेटरीली वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ भी हो, वो इनवॉइस में रेसिपिएंट का, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का स्टेट मेंशन करेगा, उसके बेसिस पे वो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लेगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई यूजुअली अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन होगा जो स्टेट उसने मेंशन करा है। इस करके हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लेंगे, राइट। क्या, तो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड एक छोटा सा अमेंडमेंट था, क्लैरिफिकेशन था, राइट ना। एक अच्छा अमेंडमेंट टाइम ऑफ सप्लाई में भी आया है ना, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर, ठीक है। द पॉइंट इज टाइम ऑफ सप्लाई अंडर RCM। तो देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लीस्ट, ठीक है, अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, ये हमने पढ़ा था। अब इसमें बोला ये गया कि देखो 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, अच्छा डेट ऑफ इनवॉइस कब से, जब से सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा, जब से सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा है। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है, मैं आपको इनवॉइस वाले चैप्टर के अंदर एक अमेंडमेंट है उसके साथ में कवर करवाऊंगी, राइट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टाइम ऑफ सप्लाई का अमेंडमेंट अलॉन्ग विद टैक्स इनवॉइस टुगेदर। सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा,
पहले टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे डिटरमाइन करते थे, डेट ऑफ पेमेंट ले लेते थे। अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट में भी जिस टाइम आपने बुक्स में एंट्री करी है, ठीक है, जो रेसिपेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर रहा है, या जिस दिन उसके बैंक अकाउंट से पेमेंट डेबिट हुई है, विच एवर इज अर्लियर, तो डेट ऑफ पेमेंट तो आप निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सप्लायर ने जब आपको इनवॉइस दिया है, उस इनवॉइस के 61st डे, ठीक है, दैट इज 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, ऑफ कोर्स, तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, दैट वाज द टीयूएस। नाउ द पॉइंट इज अगर यहां पे सप्लायर नॉर्मल ये हो रहा था, अब व्हाट इफ अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड निकले, यहां पर तो सप्लायर इनवॉइस तभी इशू कर सकता था ना जब वो रजिस्टर्ड था। व्हाट इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, इसको डायरेक्टली लिख लो, सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। बेटा अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में अब सप्लायर तो इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकता, सप्लायर तो उसी जगह इनवॉइस इशू कर पाएगा ना जहां पे वो रजिस्टर्ड है। इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, तो क्या रजिस्टर्ड रेसिपिएंट विल इशू द इनवॉइस? तो हमने बोला जी हाँ, हमने सेल्फ इनवॉइसिंग वाला प्रोविजन पढ़ा था। तो देखो, ये टाइम ऑफ सप्लाई का पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ ऑन द अमेंडमेंट ऑफ योर टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाला चैप्टर। और ये बोल रहा है कि सेल्फ इनवॉइसिंग हमने पढ़ी है, सेल्फ इनवॉइसिंग, ठीक है, जो भी रेसिपेंट हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ठीक है। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लाई कर रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो हमने कहा था कि यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन विल पे दी टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी भी वही पॉइंट है, वे गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, यहां पर अमेंडमेंट आया, अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में हम उन लोगों को भी मानेंगे जो कि टीडीएस में रजिस्ट्रेशन उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया है, जो नोटिफाइड कैटेगरी है टीडीएस के अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, राइट, या कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी, सोसाइटी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो नोटिफाइड पर्सन थे, इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लिया था अंडर सेक्शन 51, इसके अलावा उनका कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। तो यहां पर अनरजिस्टर्ड सप्लायर की कैटेगरी में हम उन लोगों को भी मानेंगे। दैट मींस अगर गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने या नोटिफाइड पर्संस ने रजिस्ट्रेशन से टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लिया है, तो सेल्फ इनवॉइसिंग के प्रोविजन को समझने के लिए हम उनको अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में डालेंगे। अगर वो किसी तरीके का व्हेन गुड्स आर रिसीव फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर and the recipient is liable to pay tax under reverse charge mechanism. तो the point is कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, बेटा सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट विल नाउ इशू द इनवॉइस। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई में ये बोला गया कि नॉर्मली टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर वाज डेट ऑफ पेमेंट और 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। नाउ बात ये ऐड कर दी गई, व्हाट इफ सप्लायर इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस, ठीक है, सप्लायर तो इनवॉइस तभी इशू करेगा जब वो रजिस्टर्ड है। अगर वो अनरजिस्टर्ड निकला तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट विल इशू द इनवॉइस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो पहला था डेट ऑफ पेमेंट, दूसरा था 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। उन जगह पे ही सप्लायर इनवॉइस इशू कर पाएगा जहां पे इनवॉइस सप्लायर इशू कर सकता है, ठीक है। तो 61st डे जहां पे सप्लायर रजिस्टर्ड है, वो इनवॉइस इशू कर रहा है, तो अभी भी दो डेट ही लोगे, दैट इज डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस issued by the supplier. अगर सप्लायर इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी द डेट ऑफ पेमेंट और द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट इन केस इनवॉइस इज इशूड बाय द रेसिपिएंट। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर तो सिर्फ इतना बता दिया गया कि रजिस्टर्ड रेसिपिएंट विल इशू द इनवॉइस, तो उसकी डेट को भी हम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए कंसिडर करेंगे। नाउ ये रजिस्टर्ड रेसिपिएंट कितने दिन में इनवॉइस इशू करेगा, ये टैक्स इनवॉइस में अमेंडमेंट है। तो यहाँ पे बोला गया जिस दिन वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर लेगा, विद इन 30 डेज वो इनवॉइस इशू करेगा, विद इन 30 डेज वो इनवॉइस इशू करेगा। दैट वाज द अमेंडमेंट जो आप इनवॉइस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके लिए रूल 47A इंट्रोड्यूस किया गया।
जब भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड रेसिपेंट को मिल रहा है तो रजिस्टर्ड रेसिपेंट विल पे दी टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स वो खुद रेसिपेंट पे कर रहा है तो वो खुद के लिए सेल्फ इनवॉइस इशू करेगा। अच्छा, सेल्फ इनवॉइस 30 डेज के अंदर अंदर उसको इशू करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट। तो देखो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसने रजिस्टर्ड रेसिपेंट को गुड्स सप्लाई करे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, सो रजिस्टर्ड रेसिपेंट विल पे दी टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो रजिस्टर्ड रेसिपेंट है अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट को अनरजिस्टर्ड सप्लायर को सिर्फ गुड्स का पेमेंट करेगा। अच्छा, वो पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर इशू करेगा, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। रेसिपेंट जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर रहा है वो सप्लायर को सिर्फ गुड्स का पेमेंट करता है या सर्विसेज का पेमेंट करता है तो वो पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट इशू करता है, दैट इज पेमेंट वाउचर। एंड रजिस्टर्ड रेसिपेंट सेल्फ इनवॉइसिंग करेगा, ठीक है। अब ये सेल्फ इनवॉइसिंग में अमेंडमेंट आया, दैट इज रूल 47 है कि ये सेल्फ इनवॉइस आपको कब तक इशू कर देना है, तो जिस दिन अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव करी है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप इशू कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। चल आ जाओ, उस टाइम ऑफ सप्लाई को समझने के लिए एक एग्जाम्पल तो बनता है मैम, बिल्कुल बनता है बेटा, आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल बनता है, फटाफट देख लेते हैं। देखो मान लो देयर इज अ सर्विस, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय XYZ Limited to, let's say for example, ABC Limited, and सर्विसेज जो है हमारी आरसीएम वाली है, ठीक है। तो मैं अभी शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ, सर्विसेज आर बेसिकली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली। तो सर्विसेज जो दी जा रही हैं दैट मीन्स लेट्स से डेट ऑफ सर्विस हमें दी गई है, इट इज 1 अप्रैल, राइट, डेट ऑफ सर्विस इज 1 अप्रैल ना, जिसके रिस्पेक्ट में डेट ऑफ पेमेंट जो आ रही है दैट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल 5th जून, ठीक है। एंड दिस XYZ लिमिटेड इज रजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है, आरसीएम वाली सर्विसेज ले रहे हैं हम, ठीक है, आरसीएम वाली सर्विसेज ले रहे हैं। तो यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो रहा है एबीसी लिमिटेड, सॉरी 1 सेकेंड, यस आरसीएम है एंड द सप्लायर इज रजिस्टर्ड, ठीक है, सप्लायर इज रजिस्टर्ड। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर आरसीएम बट द सप्लायर इज रजिस्टर्ड, ठीक है। एंड यहां पर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मान लो इनवॉइस इशू कर रहा है XYZ लिमिटेड ऑन लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को सर्विसेज दिए हैं, मान लो 5 अप्रैल को इन्होंने इनवॉइस इशू कर दिया है। अब जैसे ही आप देखोगे इनवॉइस इशू हो रहा है, ठीक है, तो अमेंडमेंट ध्यान से समझो कि इन केसेस वेयर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय सप्लायर, तो सप्लायर कब इनवॉइस इशू करेगा, जब वो रजिस्टर्ड है, राइट। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस सर्विस, ठीक है, विच इज चार्जेबल अंडर आरसीएम, उसके केस में हम क्या करेंगे, डेट ऑफ पेमेंट जो कि आ रही है 5 जून, या डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बेटा, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से हम 61st डे ले लेंगे, ठीक है, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस इशू किया जा रहा है 5 जून को, ठीक है, 5 जून से 61st डे आपको निकाल 1 सेकेंड, इनवॉइस इशू किया जा रहा है 5 अप्रैल को, ठीक है। तो अप्रैल में देर आर 30 डेज, 25 डेज ऑफ अप्रैल, देन 31 डेज ऑफ मे एंड 61st डे आपका आ जाएगा 5th जुलाई 2000, 5th जून सॉरी, तो ये दोनों 5 ही आ रही है बेटा। एक काम करो, यहाँ पे इसको कर दो 6, ठीक है। तो 6 अप्रैल को इनवॉइस अगर ये इशू कर रहे हैं तो अब आप काउंट करो, 6 अप्रैल से इनवॉइस इशू हो रहा है, सो दैट वुड बी अप्रैल में 24 डेज, ठीक है, जिस दिन इनवॉइस इशू हो रहा है वो डेज, वो वाला डेट हटा दो, प्लस 31 डे प्लस 6th, तो यहां पर आ जाएगा आपका 6th, that is 61st day from the date of invoice, so whichever is earlier, so time of supply would be 5th June
ठीक है, 5 जून। अच्छा, मान लो यहाँ पे XYZ लिमिटेड इज अनरजिस्टर्ड, ठीक है, इज अनरजिस्टर्ड, ठीक है। अगर XYZ लिमिटेड अनरजिस्टर्ड है तो हमने बोला टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी डेट ऑफ पेमेंट। अब मेरा डेट ऑफ पेमेंट है 5 जून 20XX, ठीक है, दैट मीन्स 2000, वट एवर ईयर यू कैन इमेजिन, राइट। और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट, ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट। तो इसका अमेंडमेंट हमने क्या देखा कि रेसिपिएंट जो कि रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है एंड सप्लायर, चाहे गुड्स का हो, अभी तो टाइम ऑफ सप्लाई हम सर्विसेज का देख रहे हैं, बट ये दोनों केस में एप्लीकेबल होगा, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से मिल रही है एंड रेसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रूल 47 ये कहता है 30 डेज के अंदर अंदर, दैट इज टाइम लिमिट क्या है, 30 दिन के अंदर अंदर आप इनवॉइस इशू कर दोगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब 1 सेकेंड देखो, मान लो यहाँ पर 5 जून है, राइट। तो इस एग्जाम्पल में अज्यूम कर लो कि डेट ऑफ सर्विसेज आपको दी जा रही है 1 अप्रैल के अंदर, तो 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करना है। तो मान लो ये जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है इन्होंने इनवॉइस इशू करा है 25 अप्रैल, ठीक है। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट, तो इस एग्जाम्पल में इनवॉइस अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इशू कर रहा है तो whichever is earlier. Are you understanding? We are just taking the example so that you understand the fact कि अगर सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया है, प्रोविजन जब एग्जाम में आएगा तो प्रोविजन अब आपको नया वाला ही लिखना है, दैट मीन्स यू हैव टू गिव ऑल द 3 पॉइंट्स कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर RCM इज डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर, या अगर जहां पे सप्लायर इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है तब रेसिपिएंट वाला पॉइंट आएगा। बट प्रोविजन जब एग्जाम में एक बार लिखोगे तो तीनों पॉइंट लिखोगे, then you will put the facts of the case and then you will declare कि okay, here the supplier is unregistered, so the recipient is required to issue the self invoice and the self invoice will be issued within 30 days from the date of provision of service या receipt of goods। तो मान लो इस एग्जाम्पल में हमने प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट 1 अप्रैल मानी है, तो 30 दिन के अंदर अंदर सेल्फ इनवॉइस इशू करेगा कौन, ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड ने इस एग्जाम्पल में इनवॉइस इशू कर दिया 25 अप्रैल को, तो टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ पेमेंट होगा या डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, तो whichever is earlier, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आपका आ जाएगा 25 अप्रैल, right? So this is the amendment of your time of supply. Now let's move forward with the exemption. Exemption में कोई जास्ती amendment नहीं है बेटा, बहुत ही simple, ठीक है, बहुत ही बेसिक रीडिंग अमेंडमेंट्स हैं, तो फटाफट इसको एक बार रीड कर लेते हैं। कोई मेजर चेंज नहीं है। देखो हमने एक एंट्री 25A करी थी, अब इस एंट्री में कौन सी एग्जेम्पशन की बात हो रही है, मीटरिंग इक्विपमेंट सर्विसेज। अगर आप मीटरिंग इक्विपमेंट को सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट रेंट पे दे रहे हो, या मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स को टेस्टिंग कर रहे हो, या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या शिफ्टिंग ऑफ मीटर सर्विस लाइन, इशूइंग डुप्लीकेट बिल्स, ये सारी सर्विसेज अगर आपने ली हैं विच आर इंसिडेंटल, तो बेटा यहां पर ये जो और आया है ना, इस और से पहले एंड हुआ करता था, तो इन्होंने अमेंडमेंट क्या करा है, एंड को हटा के और कर दिया। लो बताओ ये कोई अमेंडमेंट हुई? तो इंसिडेंटल या एंसिलरी सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी provided by electricity transmission or distribution utilities to their consumer. So this is basically amendment जहां पे आपको रीड करना है कि हाँ एंड था, एंड को हटा करके और कर दिया है। तो अगर किसी भी तरीके की ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी की या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज आप दे रहे हो कंज्यूमर को, अब कौन दे रहा है सर्विसेज? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, जो भी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? मीटरिंग इक्विपमेंट की जो रेंट पे देते हैं मीटर्स, या आपके मीटर्स को या इनवॉइस इशू कर रहे हैं डुप्लीकेट बिल्स, या आपके मीटर्स को, सर्विस लाइंस को शिफ्ट करने की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंटल और एंसिलरी सर्विसेज है ना, दे विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, सो अगेन दिस इज रीडिंग वन एंड न्यू एंट्री एडेड। एंट्री 36B कोई मेजर नहीं है, एग्जाम में आने जैसी नहीं है, एक बार रीड कर लेते हैं। देखो, अगर किसी भी तरह की इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है कौन? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 164B ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट
against contribution made by insurers out of the premiums collected from third party insurance of motor vehicle. तो इंश्योरेंस की सर्विसेज, ठीक है, विच इज प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया ऑफ कोर्स इन द रिस्पेक्टिव एक्ट। अब जो इंश्योरर्स जो भी प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं फॉर द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल, गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला है, तो जो भी प्रीमियम आप कलेक्ट करो, प्रीमियम के बदले में आपको जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, दे आर एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो दिस वाज अगेन अ रीडिंग अमेंडमेंट, एंट्री 69। जब हम ये रेगुलर क्लास में ये एंट्री पढ़े थे बेटा, ये एक्चुअली रीडिंग एंट्री ही है, कोई मेजर इसमें है नहीं। किसी भी तरह की सर्विसेज स्किल से रिलेटेड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, awarding body recognized by National Council for Vocational Education and Training, and assessment agency recognized by National Council for Vocational Education and Training, या कोई training body accredited with an awarding body that is recognized by the National Council for Vocational Educational and Training, या इसमें एक और सर्विस प्रोवाइडर ऐड कर दिया गया है, ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन रिलेशन टू दीज एक्टिविटीज, तो उन सर्विसेज पर देयर इज नो जीएसटी। एंड एंट्री 3A, नाउ एंट्री 3A जो है, एंट्री में कोई भी चेंज नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, देयर इज अ क्लैरिफिकेशन, और अब वो क्लैरिफिकेशन देखो क्या है, समझते हैं। Following services provided to the CGST, SGST, UT, sorry, not CGST, देखो भैया दिमाग पे चढ़ चुका है, जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑन एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शंस इंटरेस्टेड टू पंचायत। हमने प्योर सर्विसेज पढ़ी थी, ठीक है, प्योर सर्विसेज दे रहे हो या आप सर्विसेज दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे गुड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेट कॉम्पोजिट सप्लाई से ज्यादा नहीं था, ठीक है, ये एग्जाम थी, इसमें कोई चेंज नहीं है। देयर इज अ क्लैरिफिकेशन दैट इज एडेड, एंड क्लैरिफिकेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी on the facility management services provided to Municipal Corporation of Delhi headquarters. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है, अगर वहां पर इस हेडक्वार्टर को कोई भी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब उस हेडक्वार्टर के लिए हाउसकीपिंग सर्विसेज हो गई, या कोई मेंटेनेंस सर्विसेज हो गई, या किसी भी तरीके का मान लो क्लीनिंग स्टाफ है, ये जो सर्विसेज आप हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है उसको सर्विसेज दे रहे हो, तो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होती है, जैसे हाउसकीपिंग हो गया, सिविल मेंटेनेंस हो गया, फर्नीचर मेंटेनेंस हो गया, देख रेख करने की जो सर्विसेज होती है, हॉर्टिकल्चर एजेंसी फॉर अपकीप ऑफ ऑफिस, ऑब्वियसली कि उस हेडक्वार्टर्स को क्लीन रखना, ठीक है, नीट एंड क्लीन रखना, साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, आर नॉट सप्लाइड इन रिलेशन टू परफॉर्मिंग एनी फंक्शंस इंटरेस्टेड टू अ म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W। तो ये जो सर्विसेज दी जाएंगी, ये हमारी सर्विसेज इन रिलेशन टू म्यूनिसिपैलिटी आर्टिकल 243W, that is 243W of the Constitution of India, and such services are not covered in the scope of entry 3A। ये जो ऊपर एंट्री डिस्कस की गई है, दैट इज एंट्री 3A, उसके अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर को दिल्ली में दे रहे हैं, तो इसके लिए क्लैरिफाई किया गया कि भैया ये जो मेंटेनेंस सर्विसेज दी जाती है, फैसिलिटी मेंटेनेंस सर्विसेज दी जाती है, दीज आर नॉट दी सर्विसेज विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एंट्री 3A। तो ये जो सर्विसेज दी जा रही हैं, इन सर्विसेज पर जीएसटी लग जाएगा। दैट इट इज क्लैरिफाइड दैट जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी। अब भैया ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दिल्ली का हेडक्वार्टर है, तो कोई भी मैनेजमेंट एजेंसी जिसको हमने काम दिया होगा कि भाई आप वर्कर्स भेजोगे, कर्मचारी भेजोगे, सफाई कर्मचारी भेजोगे जो इस हेडक्वार्टर की साफ सफाई की देखरेख का काम करेंगे, तो ये जो एजेंसी है ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को क्या दे रही है, सर्विस दे रही है। इसके बदले में जो पैसा दिया जाएगा, क्या इस पर जीएसटी लगेगा, क्लैरिफाई किया गया, हाँ, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं ये हमारी एंट्री 3A वाली सर्विसेज नहीं है, राइट। तो दिल्ली हेडक्वार्टर फॉर अपकीप ऑफिस हेडक्वार्टर बिल्डिंग एट अ एप्लीकेबल रेट। सो दैट इज अगेन सिंपल एरिया, नो दिक्कत की बात, रीडिंग था ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमारा एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमारा एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, तो चलो इसको देखते हैं। नाउ सेक्शन 17(5)(I), any tax paid in accordance with the provisions of section 74 in respect of any period up to financial year 23-24। नाउ देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं
पहली चीज तो अगर आपने किसी भी तरीके का टैक्स, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 74 जो है रिकवरी डिमांड से रिलेटेड जो प्रोविजंस है फाइनल लेवल पर आप पढ़ोगे, अगर आपने ऐसा कोई डिमांड पे टैक्स पे करा है तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा भैया, वो ब्लॉक्ड है, तो इसमें कोई मेजर बात नहीं है. The important point is clarification on availability of input tax credit in respect of goods which have been delivered by the supplier at his place of business under X works contract. तो ये जो clarification आई है ना बेटा, ये अभी एक सेक्टर के लिए आई है. कौन सा सेक्टर? हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर. क्या? ऑटोमोबाइल सेक्टर. और यहां पर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम बात कर रहे हैं एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट की. तो देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं. इन ऑटोमोबाइल सेक्टर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑटोमोबाइल डीलर और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं. कौन से मैन्युफैक्चरर्स? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. ऑटोमोबाइल डीलर और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इनके और डीलर्स के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बेटा, वो एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है. जहां पर मैन्युफैक्चरर, अब ऑटोमोबाइल डीलर है म्हणजे गाड़ियों की बात हो रही है, तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ये क्या करते हैं दरअसल, ये गाड़ी का डिलीवरी, ये गाड़ी पूरी बना देते हैं, ठीक है, गुड्स को पूरा मेंटेन कर देते हैं, पूरा मैन्युफैक्चर कर देते हैं ना. ये गाड़ियां डीलर को जब देते हैं तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होता है ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पे प्रॉपर्टी बेटा, प्रॉपर्टी इन गुड्स passes to the dealer at the factory gate of OEM, that is original equipment manufacturer जो है वो इन व्हीकल्स का प्रॉपर्टी फैक्ट्री गेट पर ही दे देता है, ठीक है. एंड गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर एट द इंस्टेंस ऑफ द डीलर एंड द डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ OEM इज कंप्लीटेड एट द फैक्ट्री गेट. मतलब ये जो OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, ये ऑटोमोबाइल डीलर्स के साथ एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसपे मैन्युफैक्चरर का काम होता है गाड़ी बनाना, असेंबल करना और गाड़ी को ट्रांसपोर्टर को सौंप देना. ट्रांसपोर्टर जाके डीलर को गाड़ी डिलीवर करता रहेगा, ठीक है. तो इस केस में बोला ये गया कि ये जो मैन्युफैक्चरर है जैसे ही अपनी फैक्ट्री के गेट पे वो व्हीकल को ट्रांसपोर्टर को डिलीवर कर देंगे, मान लिया जाएगा उनके एंड से ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. भले डीलर, देखो आईटीसी की बात हो रही है, तो आईटीसी पे हमने एक सेक्शन देखा था 16(2) जो कहता है गुड्स रिसीव्ड हो जाने चाहिए, देन ओनली यू कैन क्लेम द आईटीसी. तो क्लैरिफिकेशन सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा गया, जहां पर ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जब फैक्ट्री गेट पे गुड्स दे देते हैं, दैट मींस व्हीकल्स जो हैं दे देते हैं ट्रांसपोर्टर को, और ट्रांसपोर्टर बाद में डीलर्स को पहुंचाते रहेंगे. अब ऐसा थोड़ी फैक्ट्री गेट पे आपने आज व्हीकल दी है और शाम को डीलर को मिल जाए, थोड़ा समय लगता है ट्रांसपोर्टेशन में. तो फैक्ट्री गेट पे ही मैन्युफैक्चरर छुट्टी हो गई उसकी, उसने अपनी तरीके से सप्लाई कर दिया और जिस समय उसने ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर करा, मान लिया जाएगा कि ट्रांजैक्शन वही कंप्लीट हो गया और ट्रांसपोर्टर को दे देने से फैक्ट्री गेट पे मान लिया जाएगा कि डीलर ने गुड्स रिसीव कर लिए हैं. दिस इज द क्लैरिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ योर आईटीसी. तो ये कह रहा है द ट्रांसपोर्ट में बी अरेंज्ड बाय OEM. अब देखो यार, तो ट्रांसपोर्टर जो है, जो गाड़ियां मैन्युफैक्चरर से ले जाकर के डीलर को डिलीवर करेगा, ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज चाहे डीलर खुद अरेंज कर सकता है या वो मैन्युफैक्चरर को बोल सकता है कि आपकी नजर में कोई भी ट्रांसपोर्टर हो तो भैया मुझे बता दो, ठीक है. तो OEM दैट मींस कैन बी अरेंज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन बिहाफ ऑफ डीलर एंड वेयर इंश्योरेंस इज अरेंज्ड इट मे आल्सो बी डन ऑन बिहाफ ऑफ द डीलर. एनी क्लेम इन द केस ऑफ लॉस हैज टू बी लॉन्च्ड बाय द डीलर. अभी किसी भी तरह भाई गाड़ियां जब आप ट्रांसपोर्ट करवाते हो तो इंश्योरेंस वगैरह करवाते हो, इसके बीच में अगर कोई थेफ्ट हो जाता है, गाड़ी मान लो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस में गाड़ी को कोई डैमेज वगैरह हो गया, तो वो सारा रिस्क जो है डीलर का रहता है. तो मैन्युफैक्चरर ने फैक्ट्री गेट पे दे दिया, मतलब वो फ्री हो गया. मान लिया जाएगा जब उसने वो गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दिए हैं, द गुड्स आर रिसीव्ड बाय डीलर, क्योंकि जब गुड्स रिसीव होते हैं तभी तो आईटीसी मिलता है. तो इस क्लैरिफिकेशन के द्वारा वो बता रहे हैं कि फैक्ट्री गेट पे जैसे ही OEM मैन्युफैक्चरर ने गुड्स दे दिए ट्रांसपोर्टर को, वो ट्रांसपोर्टर जो डीलर ने खुद ने अरेंज करा है या मैन्युफैक्चरर ने डीलर के बिहाफ पे अरेंज करा है, मान लिया जाएंगे कि गुड्स डिलीवर हो गए हैं एंड डीलर हैज रिसीव्ड द गुड्स. तो यहां पर इशू क्या आया,
issue which arose for consideration was whether ITC can be availed by dealer only after the vehicles are physically received. अब ITC जब physically dealers के पास गाड़ी आएगी तभी मिलेगा क्या ITC? तो बोला गया कि ITC can be availed on the date. Now this is the main point. ITC can be availed on the date on which vehicles are billed to him and handed over to the transporter by the OEM at his factory gate. तो मान लिया गया कि जिस दिन उसने OEM मैन्युफैक्चरर ने व्हीकल्स को बिल कर दिया होगा और फैक्ट्री गेट पे ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया होगा, मान लिया जाएगा कि रेसिपेंट को गुड्स मिल गए, भले फिजिकली रेसिपेंट को अभी गुड्स नहीं मिले हैं, गुड्स अभी ट्रांसपोर्ट पर है, पर मान लिया जाएगा कि मिल गए हैं, ITC कैन बी क्लेम. इन सच सिचुएशन द प्रॉपर्टी in said goods can be considered to have been passed on to the dealer. अब passed on to the dealer जिस समय OEM मैन्युफैक्चरर ने, दैट मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने गुड्स हैंड ओवर करे हैं ट्रांसपोर्टर को एट हिज फैक्ट्री गेट्स एंड द सप्लाई ऑफ द सेट गुड्स कैन बी कंसिडर्ड टू हैव बीन फ्रक्टिफाइड म्हणजे खत्म हो गया है फैक्ट्री गेट पर ही, एंड इट शैल बी डीम दैट रजिस्टर्ड पर्सन, जो रेसिपेंट है, जो ऑटोमोबाइल डीलर है, उसने गुड्स रिसीव कर लिया, मान लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ हैंड ओवर ओनली एट द फैक्ट्री गेट, इवन व्हेन गुड्स मे बी फिजिकली रिसीव बाय द रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर द ट्रांजिट पीरियड एंड्स ऑफ कोर्स. तो मैन्युफैक्चरर ने फैक्ट्री पे, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है ट्रांसपोर्टर को, मान लिया जाएगा कि ऑटोमोबाइल डीलर को गुड्स मिल गए, भले फिजिकली गुड्स अभी ट्रांजिट में है, थोड़े समय बाद मिलेंगे, बट ITC क्लेम करने के लिए मान लिया जाएगा कि गुड्स मिल गए हैं, क्योंकि फैक्ट्री वाले ने जैसे ही, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने जैसे ही फैक्ट्री गेट पे गुड्स हैंड ओवर करे ट्रांसपोर्टर को, तो सेल फ्रक्टिफाइड मान ली जाएगी, म्हणजे सेल कंप्लीट मान ली जाएगी. द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल in respect of supply of other goods also where the contract between the supplier and recipient is ex work contract. Means इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि और भी कोई गुड्स जहां पे एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे वहां पर भी यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया जाएगा, बट हमें अभी तक क्लैरिफिकेशन सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर का मिला है, तो हम अभी वो पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में ऐड हो सकता है, जब आएगा तब पढ़ लेंगे. चलो, इफ द गुड्स आर फाउंड टू हैव बीन डिलीवर्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, अगर देखा गया कि गुड्स जो है बीच में डिलीवर्ड नहीं, सॉरी, डाइवर्टेड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, ईदर बिफोर फिजिकली रिसीविंग द सेट गुड्स एट हिज बिजनेस प्रीमाइस और सब्सिक्वेंटली द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू ITC ऑन सच गुड्स फर्दर एज इफ एट एनी टाइम रिसीविंग द गुड्स सच गुड्स आर लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और सैंपल, RP वुड नॉट बी इंटाइटल्ड. ये तो हमने देखा ही है भैया, ठीक है. सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज H में हमने ये देखा था कि देखो गुड्स लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, फ्री गिफ्ट सैंपल दे दिए, इन सबका ITC ब्लॉक्ड है. तो ट्रांजिट के दरमियान अगर गुड्स नॉन बिजनेस पर्पस के लिए डाइवर्ट हो गए तो उन नॉन बिजनेस पर्पस के लिए डाइवर्टेड गुड्स का ITC हम आपको नहीं देंगे. राइट, सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग योर ITC में एक यही क्लैरिफिकेशन है, मेजर कुछ नहीं है, आप देख रहे होंगे. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी छोटे क्लैरिफिकेशंस आए हैं. देखो, क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग ड्राइड पेपर एंड रीजंस. अब देखो, कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट ड्राइड पेपर, जो सन ड्राइड प्रोसेस जिसको होता है, जहां पे कोई मशीन्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट ड्राइड पेपर, ठीक है, सप्लाई कर रहा है ड्राइड पेपर, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड एज इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST. अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, पेपर जो होते हैं, पेपर म्हणजे काली मिर्ची को सुखा करके उसको सप्लाई कर रहा है, तो यहां पर ये कल्टिवेशन आउट ऑफ लैंड ही माना जाएगा और इसको हम एग्जेम्प्ट मानेंगे अंडर सेक्शन 23. तो हमने पढ़ा था ना रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, एग्रीकल्चरिस्ट, हु कैन बी दी एग्रीकल्चरिस्ट, इंडिविजुअल या HUF. वो इंडिविजुअल या HUF जो कल्टिवेशन ऑफ लैंड से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो खुद कर रहा है या उसका कोई फैमिली मेंबर कर रहा है या उसने किसी को एंगेज करा है, ठीक है, लेबर रखा है, उसके थ्रू करवा रहा है. तो कल्टिवेशन आउट ऑफ लैंड तब माना जाएगा व्हेन इट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, एंड वहां पर आपके असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह चेंज नहीं हो रहे हैं. तो अगेन, अगर सन ड्राइड पेपर, दैट मीन्स ड्राइड पेपर अगर आप किसी को सप्लाई कर रहे हो, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा एंड दैट विल बी इज नॉट लायबल टू गेट दी रजिस्ट्रेशन, बिकॉज ये एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. और अगर एग्रीकल्चरिस्ट रेजन सप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स रेजन किससे बनते हैं? ग्रेप से, राइट. तो रेजन आर ऑल्सो सन ड्राइड, राइट. तो सन, अगर आपने रीजंस जो हैं, ठीक है, जो सुखा के अंगूर सुखा दिए हैं, वो रीजंस बन गए हैं, किशमिश बन गए हैं, तो उस केस में भी अगर एग्रीकल्चरिस्ट रीजन सप्लाई कर रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन. देन वी हैव दिस वन गुड वन, ग्रांट ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये क्या है? Where a person is not liable to register under the act.
but is required to make payment under the provisions of the act, the PO may grant temporary identification number and issue an order in part B form GST REG 12. इसका मतलब है जब भी कोई पर्सन जो वैसे तो जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए लायबल नहीं है, बट एक्ट के अंदर उसको कोई पेमेंट करना पड़ रहा है, तो हमारा प्रॉपर ऑफिसर उसको एक टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजे पेमेंट करने के लिए टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रॉपर ऑफिसर इश्यू कर सकता है। रूल 8 कहता है फॉर एप्लीकेंट्स हु डोंट चूज आधार ऑथेंटिकेशन। अच्छा, आधार ऑथेंटिकेशन किन किन पे एप्लीकेबल नहीं था? जो सेक्शन 25(6)(d) में कवर थे। उनके अलावा अगर किसी एप्लीकेंट्स ने आधार ऑथेंटिकेशन चूज नहीं करा है तो उस एप्लीकेंट को फोटोग्राफ देनी होगी, ठीक है, और स्पेसिफाइड नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज विल बी टेकन एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको जीएसटी REG 01 में वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। दैट मीन्स आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड किए होंगे जीएसटी REG 01 में, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा फैसिलिटेशन सेंटर पे। is deemed complete post successful verification will be verified at the facilitation center। उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं गए तो आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा, फिर आपका जीएसटी फॉर्म जीएसटी REG 01 जो होगा वो फैसिलिटेशन सेंटर पे वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद ही आपके एप्लीकेशन को कंप्लीट कंप्लीट तभी माना जाएगा पोस्ट सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, जब आप अपना वो एप्लीकेशन फैसिलिटेशन सेंटर पर जाकर के आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका फोटोग्राफ वगैरह दिखा देंगे, तभी वी विल कंसिडर दैट एप्लीकेशन इज डीम्ड कंप्लीट, राइट। चलो, next is proviso 2 to section 30 now further provided that the revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions as may be prescribed। मतलब आपका जो भी cancellation of registration है उसका revocation will now be dependent of course certain conditions and restrictions जो कि prescribe की जाएंगी। चलो, again a reading one, not a major one, and particulars of tax invoice में एक छोटा सा amendment है and the amendment is a kind of amendment जो आपको MCQ वगैरह के लिए मेंशन मैं कर देती हूं, आ सकता है MCQ। चलो, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इनवॉइस मस्ट हैव अ स्पेशल इंडोर्समेंट indicating the supply is for export or for SEZ unit developer either on payment of integrated tax or under bond letter or undertaking without payment of integrated tax। मतलब जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो या आपने SEZ यूनिट या डेवलपर को किसी भी तरीके का गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करा है, तो अब जब आप इनवॉइस इश्यू करोगे उस पर स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना है, ठीक है, कि आपने, अब देखो एक्सपोर्ट्स जो है उस पे जो भी आपने टैक्स पे करा है इट कम्स अंडर द जीरो रेटेड सप्लाई। तो अगर पे कर दिया है तो इनवॉइस में मेंशन करो, पे कर दिया है तो बाद में आपको वापस से रिफंड कर दिया जाता है। अगर नहीं भी पे करा है तो भी यू हैव टू मेंशन इट कि IGST पेड है या नहीं है। किस पे मेंशन करना है? बॉन्ड पे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। मतलब कुल मिलाकर के एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया के बाहर या SEZ यूनिट या डेवलपर में आपने गुड्स या सर्विसेज दी हैं, तो इनवॉइस अगर इशू करा है या कोई बॉन्ड, कोई लेटर, वट एवर यू हैव गिवन, उस पर यू हैव टू सेपरेटली मेंशन, ठीक है, कि IGST पेड है या IGST पेड नहीं है। दैट्स इट। चलो, इनवॉइस वाला हमने कर लिया था। नाउ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स में कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 35 सब सेक्शन 6 था, जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन अपने गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड अकाउंट्स मेंटेन करने में फेल हो जाता है, तो पीओ जो है आपका टैक्स पेबल उन सारे गुड्स और सर्विसेज पे जिनको आपने अकाउंट नहीं करा है, ठीक है, मान लिया जाए उस पे टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। जो गुड्स और सर्विसेज आपने अकाउंट नहीं करे हैं, अकाउंट मेंटेन नहीं करे हैं, तो मान लिया जाएगा वो गुड्स और सर्विसेज आपने सप्लाई करे हैं और आपसे टैक्स के लिए जो प्रोविजंस हैं, डिमांड के प्रोविजन सेक्शन 73, 74 एंड 74A shall mutandis apply for determination of such tax। So not a major amendment, you can read, reason being ये sections inter पर applicable नहीं है। तो 74A जो है that is also added। Now next is e-way bill। e-way bill जो है again a simple and easy amendment। अगर हम बात कर रहे हैं ई-वे बिल जनरेशन की बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो हमने देखा था कि अगर यू आर अ अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड यू आर सप्लाइंग इंटर स्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो वहां पे आपको ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी होता है। क्या हमने देखा था? जी हाँ। तो पर्सन्स रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल, कौन? अनरजिस्टर्ड person shall submit the details
electronically on the common portal in prescribed form, and upon validation of the details so furnished, a unique enrollment number shall be generated and communicated to the said person. तो हमारा कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो कि अनरजिस्टर्ड है ना, पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, उनको तो भैया यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी था, ठीक है। तो इन लोगों को बोला गया, देखो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन पेमेंट करता है तो उनके लिए टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर का प्रोसेस था। अच्छा, ई वे बिल जनरेट करने के लिए यूनिक एनरोलमेंट नंबर आपको दिया जाएगा। किन किन को? जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जिनको ई वे बिल जनरेट करना है। कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली, ठीक है भाई। आपको वैसे तो अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हो तो कंपलसरी है, बट हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में हमने आपको लिमिट दी है 10 लाख की, 20 लाख की, वॉट एवर इज देयर, ठीक है। तो आपको एग्जेम्प्ट किया गया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से एंड रिक्वायर्ड टू जनरेट, बट आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका कंसाइनमेंट वैल्यू को हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई वे बिल। तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा और उन अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं। तो कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट कर रहा है उसको यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा है, तो ये हमने यहां पर देखा था, 1 सेकेंड, यस, पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा है तो उनको टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। पेमेंट के लिए टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर है एंड ई वे बिल के लिए हमारा यूनिक एनरोलमेंट नंबर है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस। नाउ अगेन यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर जो ऑर्डर था हमारा, ठीक है, ऑर्डर हमने इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर का जो पढ़ा था कि भैया सबसे पहले आपका जितना भी सेल्फ असेस टैक्स है, म्हणजे टैक्स एंड अदर ड्यूज म्हणजे आपका इंटरेस्ट, आपका फीस, पेनल्टीज, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये सब आप पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड्स का डिस्चार्ज करेंगे। फिर आपका सेल्फ असेस टैक्स और जो भी ड्यूज होंगे आप करंट पीरियड के डिस्चार्ज करेंगे। एंड देन फाइनली इफ यू हैव एनी डिमांड डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73, 74, उसको आप इंपॉर्टेंस देंगे एंड यहीं पे डिमांड प्रोविजंस में 74A भी ऐड कर दिया गया है। तो जहां पर 73, 74 है, हर जगह पे 74A इज इंसर्टेड, बट दीज प्रोविजंस आपको समझने की जरूरत नहीं है बिकॉज डिमांड रिलेटेड प्रोविजन फाइनल लेवल पर एप्लीकेबल होंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स. The manner of calculating interest on delayed payment of tax, the interest in case where the tax return has been furnished after the due date. अरे tax return has been furnished after the due date का क्या मतलब था? रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट निकल चुकी है, उसके बाद जब भी आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं तो हमने देखा था नेट ऑफ आईटीसी आप पे कर देते हैं, ठीक है। आपने रिटर्न फर्निश नहीं करा है, रिटर्न आप ड्यू डेट के बाद करते हैं, ठीक है। ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं तो आपका जितना भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी था आप उसका आईटीसी क्लेम कर लें एंड बचे हुए नेट आईटीसी पे आप क्या कैलकुलेट करते थे? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है रिटर्न आप ड्यू डेट के बाद फर्निश कर रहे हैं, बट आपके अगेंस्ट कोई भी डिमांड की प्रोसीडिंग्स अभी एप्लीकेबल नहीं हुई है, तो शैल बी लेविड ऑन द पोर्शन विच इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। दैट मीन्स आपने यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इसका पेमेंट आप आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट कर पे करेंगे। दैट मीन्स इंटरेस्ट का पैसा, लेट फीस का पैसा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से नहीं जाता है, इट गोज बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो अगेन यहाँ पर भी आपने रिटर्न फर्निश करा है ड्यू डेट निकलने के बाद, बट आपके अगेंस्ट डिमांड प्रोसीडिंग्स चालू नहीं हुई है, तो अगेन डिमांड प्रोसीडिंग में सेक्शन 73, 74 एंड 74A इज जस्ट इंसर्टेड, राइट। चलो, the second last chapter is your TDS, TCS. Any default in determination of amount under section 51 shall be made in the manner specified. अगर आपने TDS के provisions का compliance नहीं करा है तो डिमांड प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट भी ली जा सकती हैं। अगेन डिमांड प्रोसीडिंग में एक सेक्शन दैट इज सेक्शन 74A ऐड किया गया है। Next is the form and the manner of submission of returns by a person required to deduct the tax at source under Rule 66. अरे Rule 66 क्या कहता था? अगर आपने TDS डिडक्ट करा है, ठीक है, TDS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51, तो जिस मंथ में डिडक्ट करा है उस मंथ की नेक्स्ट 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ तक, ठीक है, आप क्या फर्निश करेंगे? GSTR 7 फर्निश करते थे, राइट।
नाउ मैम इसमें अमेंडमेंट क्या लाया गया, अभी भी आपको जिस मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट करा है, नेक्स्ट मंथ की रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स एंड फर्निश द रिटर्न, आपको जीएसटीआर 7 फर्निश करना ही पड़ेगा अभी भी, ऑन और बिफोर द 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल डायरेक्टली, या किसी फैसिलिटेशन सेंटर अगर कमिश्नर नोटिफाई करे, फैसिलिटेशन सेंटर मतलब ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन, ठीक है। पर आपको नेक्स्ट मंथ की 10th तक आपका जितना भी टैक्स आपने डिडक्ट करा है उसके लिए जीएसटीआर 7 फर्निश करना पड़ेगा। अभी भी बात वही है मैम, अमेंडमेंट क्या है नाउ, इसमें इन्होंने अमेंडमेंट ये कर दिया कि यार अगर किसी मंथ में जो पर्सन टीडीएस के लिए टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड है, अगर किसी महीने में उन्होंने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया होगा, ठीक है, दैट मीन्स अगले महीने की 10 तारीख तक कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाना है, तो मैम जीएसटीआर 7 आप फर्निश करना है या नहीं, तो इसमें उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए बोला कि अगर सेड रजिस्टर्ड पर्सन किसी मंथ में उन्होंने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा है, फिर भी उनको जीएसटीआर 7 फर्निश करना पड़ेगा, नील फर्निश करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश अ रिटर्न फॉर एवरी कैलेंडर मंथ whether or not any deductions have been made during the month or not. That means भले डिडक्शंस हो रहे हैं तब तो करना ही है, नहीं भी हो रहे हैं तब भी नील जीएसटीआर 7 फर्निश करना है ऑन 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, वो मंथ जिसमें आपने टीडीएस डिडक्ट किया था। Second is Rule 88D, manner of dealing with difference in ITC available in the form GSTR 2B and form GSTR 3B. That is रूल 88D। नाउ अगर किसी भी तरीके का डिफरेंस आपका जीएसटीआर 2B एंड फॉर्म जीएसटीआर 3B में आ रहा है तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट अप्लाई होंगी, सेक्शन 73, 74 और 74A ऑल्सो हैज बीन एडेड, राइट। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा अमेंडमेंट और है बेटा जो मैं आपको करवा देती हूँ, दैट इज रिलेटेड टू योर चार्ज चैप्टर ओनली। 1 सेकेंड, लेट मी ओपन माई रेगुलर नोट्स। एक छोटा सा अमेंडमेंट है, तो ये जो पर्टिकुलर शीट है बेटा, आई विल बी शेयरिंग दिस शीट इन द लिंक फॉर द लेक्चर एंड लोड दैट पर्टिकुलर नोट्स, ताकि आप फटाफट से क्या कर सकें, फटाफट से रिवाइज कर सकें। सो नाउ देयर इज अ स्मॉल अमेंडमेंट इन चार्ज ऑफ जीएसटी एज वेल। नाउ देखो, चार्ज ऑफ जीएसटी में हमने एक सेक्शन पढ़ा था एंड दैट सेक्शन वाज ऑल अबाउट 9 सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। अच्छा, सबसेक्शन 2 में क्या था, वो 5 गुड्स थे, पेट्रोलियम बेस्ड गुड्स, नेचुरल गैस, ठीक है, आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, ठीक है, इस पर जीएसटी लगेगा उस दिन से जिस दिन से जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, राइट। तो सबसेक्शन 1 में कह रहा है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी लेविड, सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब except from where the amendment is, except on supply of alcoholic liquor for human consumption and undenatured extra neutral alcohol or rectified spirit which is used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 at such rate which should not be exceeding 20%, ये हमने पढ़ा था। नाउ क्या अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट ये बोल रहा है कि अगर आपने किसी भी तरीके का सप्लाई करा है, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली योर इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंट्रा स्टेट है, चाहे वो गुड्स का है या सर्विसेज का रहा है, तो उस केस पे आप जीएसटी लगाएंगे एंड दैट वुड बी योर सीजीएसटी ऑफ कोर्स। एंड यहां पर द पॉइंट दैट दे आर ट्राइंग टू रेज इज कि किसी भी तरीके का गुड्स और सर्विस हो सकता है एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहां तक तो पहले भी था, बट अब इन्होंने कह दिया कि अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब ये अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, UENA, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, या कोई आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट जो कि अल्टीमेटली यूज होने वाला है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दैट मीन्स मैम ये अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट हमारे अल्कोहल को बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल है? जी हाँ। तो अगर ये रॉ मटेरियल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होने वाला है तो इस रॉ मटेरियल पे भी देयर वुड बी नो जीएस, एक्सेप्ट बोला है ना, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर। भाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो जीएसटी है ही नहीं। और अभी
अभी अभी अगर अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज किया जाएगा, उस पर भी जीएसटी नहीं है मैम। बट एक चीज बताओ, अगर यही रॉ मटेरियल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, दैट मीन्स ये रॉ मटेरियल अल्कोहल बनाने के लिए नहीं और किसी चीज के लिए अगर यूज किया जाएगा, दवाइयों वगैरह में, मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कहीं पे भी, ठीक है, कफ सिरप्स वगैरह बनते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, इसका कुछ भी कंपोनेंट इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज हो रहा होगा, तो वहां पर जीएसटी लगेगा। बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है, उस पर सीजीएसटी एक्ट अप्लाई नहीं होता, जीएसटी के प्रोविजंस नहीं लगते हैं। तो ये रॉ मटेरियल जो अल्कोहल बनाने के लिए अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर अल्कोहलिक लिकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर नहीं लगेगा, बट अगर इंडस्ट्रियल यूज के लिए है तो जीएसटी लग जाएगा। तो ये छोटा सा अमेंडमेंट है, ये और आप एक बार कॉपी कर सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड all the amendments for the September 25. I think almost 1.5 घंटा लगा हमें हर एक अमेंडमेंट को डिस्कस करने में। wherever necessary examples were required we have taken, so you can go back and revise your GST area also from the Unnati lectures available on the Vishwas CA Intermediate channel on YT. Along with those revision lectures, please refer this amendment lecture and you will be all done and dusted for the September 25 attempt. I hope everything is clear. मिलेंगे next video में. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day. Thank you so much.